तो यार आप में से बहुत से लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर आप जो भी पढ़ा रहे हो उसके नोट्स भी हमारे साथ शेयर कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं अपने नोट्स से ही आप सभी को पढ़ाता हूं। तो इसीलिए अब मैंने अपना पढ़ाने का तरीका जो है वो बदल दिया है। अब आपके सामने मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा, अपने नोट्स को सामने रख के, ताकि आप सभी इस नोट्स को भी पढ़ सकें, अपने नोट्स खुद बना सकें इसको देख के। अगर आपके पास पीटी मैनुअल की बुक नहीं है तो आप सभी इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 3 जो है उसके अंदर जो हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है स्टेजेस ऑफ क्लाइंट ट्रेनर रिलेशनशिप। यानी कि जो क्लाइंट और ट्रेनर का जो रिलेशनशिप होता है हमें उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है RIPA, यानी कि रेस्ट इन पीस एक्शन। आप सभी इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि कोई मर जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट इन पीस। तो अगर आप सभी को याद करना हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं RIPA। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आखिरकार ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, R का मतलब होता है रैपो, I का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, P का मतलब होता है प्लानिंग एंड A का मतलब होता है एक्शन। तो चलिए देखते हैं रैपो के अंदर क्या होता है। दोस्तों आप सभी नाम से समझ सकते हैं कि जो रैपो है इसके अंदर आप सभी अपनी इमेज बना रहे हैं, सामने वाले के सामने, अपने क्लाइंट के सामने आप सभी अपनी इमेज को दिखा रहे हैं कि आपकी कैसी इमेज है। तो वो कैसी इमेज होनी चाहिए। आप किसी के सामने भी अपनी रैपो बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप सभी हमेशा स्माइल करिए, अच्छे से अपने कपड़े को अच्छे से पहन के रखिए, ड्रेस वेल करिए और अप्रोचेबल बनिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अप्रोचेबल नहीं होते, ऐसे रूड सा उनका फेस होता है कि भाई वो इतना ज़्यादा रूड फेस बना लेते हैं कि सामने वाला बंदा भी डरता है कि हमें उनके सामने जाके बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इन्फ्लुएंसिंग गट इंप्रेशन, फ्लूइड हैंड जेस्चर, वर्बल और नॉन वर्बल, बॉडी पोजीशन, आपकी आई कांटेक्ट होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस। ये सारी चीज़ें आपको अपने रैपो बिल्डिंग में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने अगर बात कर रहे हैं तो सामने वाले से अपने हाथों को फोल्ड करके अपने कमर के पास रख लिया है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो आप उससे, या देख भी रहे हैं तो एकदम घूर के देख रहे हैं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो फ्रेंडली नहीं है। तो इन सब चीज़ों से जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा खराब पड़ेगा। इसीलिए रैपो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप उससे बात भी कर रहे हैं तो स्माइल करके बात करिए, अच्छे से ड्रेस होइए और अप्रोचेबल बनिए। तो ये सबसे पहला स्टेज कहलाता है रैपो बिल्डिंग का। अब दूसरे स्टेज की बात करते हैं। दूसरे स्टेज में आपका इन्वेस्टिगेशन आता है। अब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों इसमें मैंने लिखा हुआ है रिस्पॉन्डिंग टू डिफिकल्ट क्लोजर्स, गैदरिंग इंफॉर्मेशंस, इफेक्टिव लिसनिंग, एनकरेजिंग, पैराफ्रेजिंग, क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड समराइजिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब जो सामने वाला क्लाइंट है उसके बारे में आप सभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। आपको क्या काम करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ बीच में उसको कोई भी बात बता रहे हैं तो आप उसको इंटरप्ट करते जा रहे हैं। आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना, उसके लिए आपको इफेक्टिव लिसनिंग करनी है। उसको बात करने के लिए आप सभी को एनकरेज करना है कि हाँ भाई अपने बारे में बताइए, ताकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। प्लस आपको पैराफ्रेजिंग भी करनी है उसकी, यानी कि जो वो चीज़ बोल रहा है तो आप उसको बोलिए। जैसे कि वो बोल रहा है कि यार मैंने ना पिछले महीने ये इतना वजन कम किया था, तो आप सभी बोल सकते हैं ओह पिछले महीने इतना वजन कम किया था। क्वेश्चनिंग भी करिए उससे कि अगर कोई बात बोल रहा है उसके अंदर तो क्वेश्चन भी करिए, अच्छा आपने किस तरीके से वजन कम किया था। रिफ्लेक्ट करिए और लास्ट में उसको समराइज करिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप अपने क्लाइंट के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप सभी को इन्वेस्टिगेशन करना इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख दिया, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि है आपका प्लानिंग। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अब आप सामने वाले बंदे को मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए उसको एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने बारे में आप सभी को एक मोटिवेशनल तरीके से बता सके कि आखिरकार उसका गोल क्या है। अब गोल कैसा होना चाहिए, अब गोल होना चाहिए स्मार्ट गोल। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है, वो दिखने वाला स्मार्ट नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अटेनेबल, आर का मतलब होता है रेलिवेंट और टी का मतलब होता है टाइम बाउंडिंग। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कोई क्लाइंट आपके पास आया कि सर मुझे जो है वजन कम करना है, तो क्या वो स्पेसिफिक है? नहीं, वो स्पेसिफिक नहीं है। अगर वो बोले कि सर मुझे 10 किलो वजन कम करना है, वो स्पेसिफिक हो जाता है कि 5 किलो वजन कम करना है, तो वो स्पेसिफिक है। और मेजरेबल क्या होता है कि हाँ भाई उसको आप मेजर कर सकते हो कि हाँ भाई वो मेजरेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर वो अनस्पेसिफिक होगा तो वो मेजरेबल नहीं होगा। अब उसने बता दिया कि 10 किलो वजन कम करना है तो वो मेजरेबल है। क्या वो अटेनेबल है, क्या किया जा सकता है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये किया जा सकता है, इन कितने महीनों में आप सभी इसको कर सकते हो। रेलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि उसने बोल दिया कि भाई 1 महीने में नहीं, मुझे 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, तो क्या ये रेलेवेंट है? बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों ये। और उसके बाद आता है
टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। आपके सामने वो गोल रखता है कि सर मुझे जो है अपने 6 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, तो उसने सारी लिमिट दे दी। अपना गोल जो है उसने एक स्मार्ट गोल बताया आपको, और आपको भी उसकी मदद करनी है उसके अंदर कि वो अपने गोल को स्मार्ट गोल बना के चले। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट होता है आपका एक्शन। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आपको क्या करना होता है, सेटिंग अप सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम कम्स इन दिस स्टेज, क्रिएटिंग बिहेवियर कॉन्टैक्ट, टेल शो डू अप्रोच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेल शो डू अप्रोच। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपने अब इसके अंदर सारी चीज़ें मॉनिटर कर ली कि हाँ भाई ये जो बंदा है इनकी उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसका मोटिवेशनल इंटरव्यू भी ले लिया, उसके स्मार्ट गोल के बारे में आपने पता लगा लिया कि अच्छा ये इसका गोल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपके अब बिहेवियर से आपको दिखाना होता है कि भाई अब मैं एक्शन को ले रहा हूँ। कैसे, आप पहले तो उसको किसी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि ये यहाँ की एक्सरसाइज है। जैसे कि मान लीजिए आप उसको लैट पुल डाउन करके दिखा रहे हैं, तो जैसे उसको आपने बताया कि इसके अंदर आपका लेटिसमस डोर्साई इंक्लूड होता है, कैसे कैसे चीज़ें आपको कैसे पुल करना है, इसको कैसे अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप उसको टेल करेंगे, यानी कि बताएंगे, शो करके दिखाएंगे। आप अब उसको मशीन पे बैठ के शो करके दिखाएंगे कि भाई देखो अभी इस एक्सरसाइज को आपको ऐसे करना है। फिर उसके बाद आप उसको एनकरेज करते हैं कि भाई अब आप करिए उसको किस तरीके से करना है। अब देखिए दोस्तों, हर एक बंदे की अपनी अलग अलग स्टाइल होता है टीचिंग सीखने का। कुछ लोग जो होते हैं वो लोग क्या काम करते हैं कि उनको जो है आपके स्टाइल को देख के ही समझ में आ जाता है, आप जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं वो विजुअल तरीके से आपको देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है। अब ऑडिटरी कुछ लोग होते हैं जो आपको सुनते हैं, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं और आपको ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद वो उसको परफॉर्म करेंगे, तो वो कहलाता है आपका ऑडिटरी। अब काइनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर वो लर्नर होते हैं जिनको टच करके बताना होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लैट पुल डाउन का ही एग्जांपल ले लिया, अब आप उसके लैट्स पे टच करके बताएं कि हाँ भाई यहाँ पे आप इसको ऐसे कर रहे हैं, अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टच करके बताने वाले जो इस तरीके के लर्नर होते हैं, आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सामने वाला लर्नर है वो किस तरीके का है। देन ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं स्टेजेस ऑफ क्लाइंट एंड ट्रेनर रिलेशनशिप के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या होती है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो किन किन स्टेज से गुजरता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो बेसिकली उसके जो स्टेजेस होते हैं लर्निंग के, वो 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज का मतलब क्या होता है, इसको हम एक तरीके से थिंकिंग स्टेज भी बोलते हैं। मूवमेंट्स आर अनकोऑर्डिनेटेड एंड जर्की। आपने देखा होगा कि जब भी स्टार्टिंग में क्लाइंट आता है तो उसका जो हाथ है काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होता है, जर्क ले रहा होता है, उसको मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है, क्योंकि वो क्या काम करता है, क्लाइंट इज़ लर्निंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ न्यू स्किल। क्यों, क्योंकि वो एक नया स्किल सीख रहा है, बहुत ही अभी बिगनर है वो, तो उसके लिए ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नई है। इसीलिए इस स्टेज के अंदर आपका आ जाता है कॉग्निटिव स्टेज। अब इसके अंदर आपको टेल शो डू वाला चीज़ें आपको इसके अंदर फॉलो करनी होती है कि पहले आप उसको बताते हैं कि ये एक्सरसाइज किस किस पार्ट के लिए है, फिर उसको करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको बोलते हैं कि अब आप उसको करिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और देखिए दोस्तों, अपने क्लाइंट को जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मत डाल दीजिए। पहले दिन पे आके ही उसको आपने बहुत ज़्यादा हैवी स्क्वाट्स करा दिए ताकि वो बंदा फिर उसके बाद आए ना। भाई उसके जो मोटर यूनिट है ना, उसको स्किल को डेवलप होने दीजिए, उसके मोटर्स को डेवलप होने दीजिए, उसके जो मोटर नर्वस सिस्टम है उसको डेवलप होने दीजिए, तभी ये सारी चीज़ें वो फॉलो कर सकता है। अदरवाइज वो छोड़ के भाग जाएगा। आगे देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ें जो क्लाइंट को मजबूर करते हैं कि वो जिम छोड़ दे, तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब दूसरा जो स्टेज आता है वो आता है एसोसिएटिव स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, अब जो बंदा होता है, जो क्लाइंट है ना, उसने बेसिक्स को मास्टर कर लिया होता है, यानी कि जो अब उसका जो हाथ पहले जर्क कर रहा था, अब वो जर्क नहीं कर रहा, वो सिंपली अपना अगर वो चेस्ट प्रेस भी कर रहा है तो एकदम अच्छे तरीके से वो कर ले रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ट्राइंग टू रिफाइन द मोटर स्किल्स, जिसने वो स्किल सीखी है अब उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब रेडी फॉर मोर स्पेसिफिक फीडबैक। अब इसके अंदर आप सभी उसको स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं कि हाँ भाई आपने ये सारी चीज़ें तो सही कर ली, ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हैं, बेसिक्स जो आपका वो एकदम अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है मैंने कि बिगिनिंग टू मास्टर दी बेसिक्स, यानी कि वो बेसिक्स जो है उसको मास्टर करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये दूसरा स्टेज होता है। अब तीसरे स्टेज की बात करते हैं। तीसरा स्टेज जो है वो आपका ऑटोनोमस स्टेज होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर जो क्लाइंट है वो मोटर स्किल जो उसने सीखी हुई है वो उसको नेचुरली और इफेक्टिव तरीके से कर रहा है। यानी कि अब वो जैसे स्क्वाट्स लगा रहा है तो उसका जो बैक में जो आर्च बनना था, अगर उसके फुट के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन आ रहा है या कुछ चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, इन्वर्जन ईवर्जन, वो सारी चीज़ें वो सीख चुका है कि मेरा जो नी है मेरे सेकंड टोज की तरफ जा रहा है, मैं अंदर की तरफ तो नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें उसने मास्टर कर ली हैं। ऑटोनोमस स्टेज के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके
अंदर जो है एक पर्सनल ट्रेनर का काम क्या होता है, वो अब कम टीचिंग करता है, यानी कि अब वो उसको ज़्यादा नहीं सिखाता, वो बस उसको मॉनिटर करता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेज होता है जिसके अंदर जो पर्सनल ट्रेनर है वो कम टीचिंग करता है और ज़्यादा मॉनिटरिंग करता है। तो उसका आंसर है ऑटोनोमस स्टेज, क्योंकि उसके अंदर जो है क्लाइंट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीख चुका होता है। अब जो है आपका जो पर्सनल ट्रेनर है वो बस मॉनिटर करता है कि कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी कमियाँ आ रखी हैं। तो दोस्तों ये था आपका स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीचिंग टेक्निक इनटू डेली इंटरेक्शन विद योर क्लाइंट्स। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसके साथ आपको डेली कैसे इंटरेक्शन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझना, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं वही एक क्लाइंट को लंबे समय तक आपके पास रखती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर उसको बताइए कि आप किस तरीके के ट्रेनर हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लल्लू पंजू ट्रेनर हैं, आपने कुछ पढ़ाई करी नहीं, अनएजुकेटेड हैं, अपने गलत एथिक्स दिखा रहे हैं उसको, ये सब नहीं करना आपको। उसको पीरियडिकली अपने क्रेडेंशियल के बारे में बताते रहिए और बताते रहिए कि हाँ भाई मुझे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, एजुकेशन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मुझे ऐसी चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूं। मतलब उसके सामने आप जाहिर करिए कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, चीज़ों को पढ़ रहा हूं मैं, ताकि वो सभी समझ पाए कि हाँ भाई ये जो मेरा ट्रेनर है वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख रहा है। इसलिए आपने देखा होगा एज का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपको हर 2 साल के बाद अपने क्रेडेंशियल को जो है अपडेट कराना पड़ता है, यानी कि आपको 20 घंटे की वर्कशॉप लेनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक ट्रेनर का कहते हैं ना कि सीखने की उम्र जो होती है वो ज़िंदगी भर आप सभी सीखते रहते हैं, तो इसीलिए एक ट्रेनर का भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी उसको अपने क्लाइंट को भी बताएं कि हाँ भाई अब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, अपने क्रेडेंशियल्स को बताएं कि अब मैंने ये सीख के ये क्रेडेंशियल हासिल करी है। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को क्लाइंट पे जब आप बताते हैं तो क्लाइंट के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा क्या है कि जब आप कोई भी अपने पर्सनल ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे तरीके से करिए। ऐसे मत करिए कि हाँ भाई चलो ठीक है आ जाओ यार, आज हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे। अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे तरीके से। ये नहीं कि थके थके होके एकदम आपने जैसे कोई दूसरे बंदे को आपने उससे पहले किसी और बंदे को करा रखा था, फिर उसके बाद जब आप उसको कराने गए तो आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह, मशीनों का ऑयल लगा हुआ है, काफ़ी स्वेटी हो रखे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सभी को एकदम माइंडफुली, एकदम अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए उसके ऊपर। अपने माइंड को एकदम अच्छे से आप सभी को प्रिपेयर कर लेना है। दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि आपको अपने क्लाइंट से जो है वो फीडबैक भी लेना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ईगो के कारण अपने क्लाइंट से फीडबैक नहीं लेते। वो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई चल छोड़ना, मैं क्यों फीडबैक लूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा करा रहा हूँ। किसी भी स्किल को अगर आपको इंप्रूव करना है ना, तो आपके लिए फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ें आपको बताती हैं कि आपका जो काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और कहाँ कहाँ पे आप सभी सुधार कर सकते हो। तो इसीलिए आपको फीडबैक ज़रूर पूछना है अपने क्लाइंट को कि हाँ भाई मेरी जो परफॉर्मेंस है आज की वो कैसी रही। ये नहीं कि अपने क्लाइंट को ही बस फीडबैक देते रहना है, आपको भी फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ है कि आपको अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन भी करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों दोस्तों? ऐसा नहीं कि आप बस जिम के अंदर आए उसके बाद आप भूल गए अपने क्लाइंट को, ऐसा नहीं है। आपको उसके बाद भी अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते रहना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह आ गया, अपने क्लाइंट के बारे में जानिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आपको और आपके क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने ट्रेनिंग सेशन को फन बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम बोरिंग कर रही हैं कि हाँ भाई मैं आता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, चला जाता हूँ। आपको अपने क्लाइंट को जो फन की तरीके से अपना सेशन कराना चाहिए, उसको कुछ चुटकुले बता दिए, कुछ फनी स्टोरीज बता दी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपनी लिमिट को क्रॉस मत करिए। जो भी आपके दिमाग में फनी स्टोरी आ रही है, सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करके आप सभी उसको अपने क्लाइंट को बताएं, ताकि आपका जो है वो टाइम पास होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले और आपका क्लाइंट भी बोर ना हो। तो दोस्तों आई होप आप सभी को चैप्टर 3 जो है वो समझ में आ गया होगा। पहले आप सभी अगर अपने चैप्टर 3 के नोट्स अभी तक आपने नहीं बनाए तो इसको देख के आप सभी चैप्टर 3 के नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।